वेलकम टू आचार्य। साइंस क्लास आप लोगों के समक्ष लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण पढ़ लिया था और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ लिया था कि प्रतिबिंब उसके कैसे बनते हैं। समतल दर्पण भी पढ़ लिया था, उसके द्वारा भी प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और पुनः उसके आगे जब बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे दर्पणों के, सभी दर्पणों के उपयोग पढ़ेंगे कि किस दर्पण का कौन सा उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, कहाँ कहाँ बन रहा था। शॉर्ट वे में मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं। तो देखिए जरा, पहली बात तो अवतल दर्पण समझ लीजिए। दर्पण की डेफिनेशन वही होती है कि अगर दबे हुए तल से कोई प्रकाश परावर्तित हो रहा तो इसका अर्थ होगा कि वो अवतल दर्पण है। अव माने झुका हुआ या नीचे की तरफ बढ़ता हुआ और तल माने तल। तो इस स्थिति, ऐसी स्थिति में हमने बताया था कि यहाँ पर इसका फोकस होता है, फिर सेंटर होता है और ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, जिसे P से डिनोट करते हैं। जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, और जो किरणें फोकस से होकर आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं परावर्तन की घटना के पश्चात। अब अगला स्थिति है कि जो किरण सेंटर से होकर आएगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगा, वो कहाँ जाएगा, उसी मार्ग, जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से लौटना उसका तय है। तो मैंने ये भी बताया था कि भैया प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, अनंत से। कोई प्रतिबिंब है कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है, और ऐसी दशा में उसका प्रतिबिंब हमने देखा था फोकस पर बन रहा था। कोई वस्तु अनंत पर स्थित था, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे बहुत छोटा सूक्ष्म रूप में बन रहा था, है ना। तो जब सूक्ष्म रूप में बन रहा था और उसका फिर मैंने प्रतिबिंब का प्रकृति की जब चर्चा किया था तो बताया था कि प्रकृति कैसा था, सूक्ष्म था, उसके बाद वास्तविक था, और उल्टा था। सूक्ष्म इतना था कि लगभग वो बिंदु रूप में था, ठीक है ना। फिर मैंने कहा था जैसे जैसे ये वस्तु मिरर की तरफ, दर्पण की तरफ बढ़ रहा होगा, वैसे वैसे वस्तु का इधर प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागता जा रहा होगा, है ना। अब जब दर्पण से दूर चलता जाएगा उसके पश्चात क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां तक फोकस तक जब जाता है तब तक प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जब फोकस और ध्रुव के मध्य जाता है तो बहुत बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है, आवर्धित होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता। जैसे कि जब फोकस पर रहता है तो वो अनंत पर जाकर काटता है और प्रतिबिंब का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद जब यहाँ पर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही स्थिति है, ध्रुव और फोकस के मध्य जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इन चीजों से अलग। इसके पहले तक जो बन रहे थे वो वास्तविक थे, उल्टे थे, ठीक है ना, छोटे बड़े दोनों बन रहे थे। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस इमेजिनरी वाले एक्सिस में, जो इमेजिनरी वाला भाग होगा यानी दर्पण के जो राइट साइड का हिस्सा होगा उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, और वह कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। यहाँ से डॉट लाइन हमने बनाया था, पिछले लेक्चर में देखा होगा आप लोगों ने। तो ये आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था, और किस तरह का है, ये आवर्धित है, छोटा सा था, इसका बड़ा सा प्रतिबिंब बना। दूसरी बात क्या है, ये सीधा बन रहा है, सीधा, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग डॉक्टर वगैरह करते हैं, जो दांत वोत वाले होते हैं, तो वो उसमें देखते हैं कि भैया कीड़ा उड़ा तो नहीं लग गया है, ठीक है ना, तो ऐसे करके देखते हैं। तो अभी मैं उपयोग पढ़ाऊंगा तो उसके बताऊंगा कि कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण का प्रतिबिंब था, कैसे बनता था वस्तु का। अब देखना है कि उत्तल दर्पण क्या होता है और उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब देखो जरा ध्यान से
कि मैंने बताया था कि जब भी परावर्तक तल जो होगा वो उभरा हुआ हिस्सा होगा, अर्थात इस तरह का होगा, कलई जो लेड ऑक्साइड होता है, लाल वाला परत जो चढ़ाया जाता है, वो अगर दबे हुए हिस्से पर चढ़ाया गया होगा, या जो पॉलिश लगाई जाती है वो दबे हुए हिस्से पर पॉलिश की गई होगी, तो वह क्या होगा, उत्तल दर्पण का निर्माण करेगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का निर्माण करेगा। इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, याद रखिएगा। कभी कभी लोग अंग्रेजी में पूछ लेते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जरा इसमें देखिए क्या होगा कि उत्तल दर्पण हमारे पास है, ये बिंदु तो ध्रुव कहलाएगा, इसमें नो डाउट है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ का जो ये बिंदु है ये ध्रुव कहलाएगा ही कहलाएगा। अब देखो जरा, पिछले वाले में मैं छोटा सा यहाँ बना देता हूँ, ये अवतल दर्पण जब था तो हमने कहा था कि इसका एक बिंदु होता है सेंटर, ये जो केंद्र है ये कौन सा बिंदु होता है? जिस गोले से ये काट कर बनाया गया होता है उसी का केंद्र, तो ये हम दर्पण का केंद्र होता है। ऐसी स्थिति में जरा ध्यान से देखो, क्या इस तरफ इसका केंद्र कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। इसका केंद्र इसी राइट साइड वाले में आएगा। तो चलो मैं बना देता हूँ कि सपोज यहाँ पर कोई केंद्र है, सी बिंदु है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैंने कहा था कि इन दोनों के मध्य एक बिंदु होगा जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? फोकस, ठीक है ना। ये तो बात, यहाँ से ध्रुव और सेंटर के मध्य एक बिंदु होगा, फोकस होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे? जो समांतर किरणें आती हैं वो फोकस से ही तो होकर जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक बिंदु फोकस होगा, कोई ना कोई बिंदु होगा जिसको हम फोकस कहेंगे। देखो इस स्थिति में वास्तविक किरणें दिखाई दे रही थी कि हाँ देखो किरण इसी एक्सिस को काटते हुए जा रही है, माना जाए, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस तरफ तो किरणें जाएंगे ही नहीं जाएंगे, जब जा नहीं पाएंगे तो कैसे कहेंगे कि इसी बिंदु से जा रही है? वो होता है इस तरह से है कि जो किरणें इधर से आती हैं वो परावर्तित होने के पश्चात जिस रास्ते से होकर जाती हैं वो पीछे बढ़ाने पर फोकस पर मिलता है। अर्थात हमें लगता क्या है कि वो किरणें फोकस से होती हुई आ रही हैं, ऐसे सेंटर से भी लगता है कि वो किरणें सेंटर से होती हुई आ रही हैं, केंद्र से होती हुई आ रही हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब इस स्थिति में केवल और केवल एक ही जगह प्रतिबिंब रखा जा सकता है, एक ही स्थिति हो सकती है, कभी कभी दो मान सकते हैं। एक स्थिति क्या होगा कि भैया हमारे पास कोई बहुत दूर अनंत पर कोई वस्तु स्थित है। कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ए बी कोई, और ये कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। अब देखो जब भी किरणें वस्तु अनंत पर होंगी तो उनकी किरणें हमेशा प्राइमरी एक्सिस के समांतर ली जाएंगी, ठीक है ना, ये याद रखना। अनंत पर जब वस्तु होगा तो उसकी किरणें प्राइमरी एक्सिस के समांतर ली जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर ली जाएंगी। तो यहाँ से देखो एक किरण चला भैया मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा किरण यहाँ से भी चला मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दूसरी किरण यहाँ से भी चली। अब देखो ये जब यहाँ पर टकराएगा, ठीक है ना, दर्पण से ये टकराया, उसके बाद परावर्तित तो इसको होना ही होना है, परावर्तित तो होना ही पड़ेगा ना। अब जब परावर्तित होगा तो जरा ध्यान से देखिए, ये कहाँ से, अगर अवतल दर्पण लगा होता, इसमें अवतल दर्पण लगा होता तो कहाँ से जाता? फोकस से होकर जाता ना। इसी तरह से ये किरणें भी फोकस से होकर ही जाएंगे, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं तो वो कहाँ से जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगे। तो हम फोकस तो बना नहीं सकते, फोकस पर तो ले नहीं जा सकते, लेकिन इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि ये जो किरण है ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो, ऐसा लगे कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है या फोकस से आ रही है, ठीक है ना। क्या लग रहा है? फोकस से आ रही है, अर्थात ऐसा लगेगा कि ये किरणें फोकस से बाहर की तरफ निकल रही हैं। यहां भी फोकस से बाहर की तरफ ये किरणें निकल आएगी।
ऐसी स्थिति में देखो यहाँ भी इस वस्तु AB का एक प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे मैंने पिछले वाले में भी बताया था कि जब वस्तु बहुत दूर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है और बहुत ही सूक्ष्म बनता है, ठीक है ना। पिछले वाले में क्या था, फोकस पर तो बन रहा था लेकिन वो उल्टा था, साथ में वास्तविक था। इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब तो फोकस पर बनेगा, किस तरह का बनेगा, सूक्ष्म बनेगा, सूक्ष्म बन रहा है ना, अति सूक्ष्म। कोष्ठक में लिख सकते हो बिंदु रूप, कौन सा रूप, बिंदु रूप लिख सकते हो। और ये हमेशा याद रखना कि ये क्या होगा, देखो इस तरफ डॉट लाइन का प्रयोग हमने किया, तो मैंने पहले बताया था कि डॉट लाइन का प्रयोग जहां होगा वो किस तरह का होगा, आभासी होगा। किस तरह का, आभासी। इसके साथ साथ ये क्या होगा, सीधा बनेगा, सीधा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रतिबिंब की प्रकृति। जब भी हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं किसी दर्पण द्वारा, तो याद रखना कि उसकी प्रकृति वो कैसे बनता है, उसी पर डिपेंड करता है उसका उपयोग क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखना कि सूक्ष्म था, लगभग बिंदु रूप था, आभासी था और सीधा था। ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा, अर्थात जैसे इस तरफ हो वैसे इस तरफ भी दिखाई देगा, पिछले का नहीं, पिछले दर्पण की तरह उलट नहीं देगा इसको, ठीक है। चलो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण का नाम लिख देंगे M1 M2, ये कोई बिंदु ले सकते हैं, कोई भी बिंदु लिख दीजिए, JK लिख सकते हैं, कोई भी बिंदु लिख दीजिए, ठीक है ना। परावर्तित होने के पश्चात किरणें इधर यम रूप में चली जा रही हैं, यम और यम बाहर चली जा रही है, ये सबका ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर था तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। अब जरा इसी दर्पण को हम लोग अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे। अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अलावा और कोई पोजीशन इस पर होगा ही नहीं, ठीक है ना। क्या जानते हैं कि इसके अलावा और कोई पोजीशन इसमें होगा नहीं, क्योंकि पिछले वाले में चलो केंद्र था, फोकस था, तो उससे क्या हो रहा था, वस्तु इन सबके मध्य मध्य रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब ये अनंत, इस तरफ अगर हम लोग इंफिनिटी रखें और पोल यहाँ है, तो इन दोनों के मध्य कोई वस्तु हमने रख दिया। सपोज ये वस्तु रख दिया हमने, कोई भी मान लो, ओ डैश मान लो, AB मान लो, जो मन करे वो मान लो, और इसके सिरे से जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो वही हाल होगा, परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण अगर हम लोग ले लेते हैं कि कोई ऐसी किरण है जो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या फिर ऐसी किरण ले लें जो यहाँ सेंटर से आती हुई प्रतीत हो रही है, और फिर वो क्या होगा, वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। अर्थात अगर यहाँ से हम लोग इसको मिलाती हुई रेखा खींच दें तो जो आपकी आती हुई किरण होगी और जाती हुई किरण होगी, दोनों एक ही लाइन पर होगी। तो कोशिश करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। यहां से देखिए, ये तो कंटिन्यू लाइन रहेगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसी पर आपतित भी होगा और इसी पर परावर्तित होगा। इसको जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे डॉट लाइन के रूप में, तो ये जाकर के कहीं ना कहीं तो इस पहले वाले एक्सिस को काटेगा ही, जो पहले वाले किरण है उसको कहीं ना कहीं तो काटेगा ही काटेगा, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में ये जिस बिंदु पर काटेगा, ठीक है ना, जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु से हम प्राइमरी एक्सिस पर लंब खींच देते हैं, ठीक है ना। और जब प्राइमरी एक्सिस पर लंब खींच देते हैं तो यही जो लंब बनता है, इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं I डैश। यही I डैश वस्तु O डैश का प्रतिबिंब होता है ना। अच्छा, प्रतिबिंब तो पता चल गया, इसके साथ साथ हमें इसका एक चीज और भी पता करना है कि इसकी प्रकृति कैसी है। इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है ये जानना है। तो भैया प्रकृति के लिए मैंने पहले भी बताया था, देखो ये क्या है, एक तो
छोटा है। सबसे पहले ये हमको आंखों से दिखाई दे रहा है कि छोटा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सीधा भी तो दिख रहा है, सीधा है, चलो वेरी गुड, सीधा है। इसके बाद क्या है, राइट साइड में, राइट प्लेन में बन रहा है, तो क्या होगा, आभासी होगा। अगर बाएं तरफ बनता, डॉट लाइन का प्रयोग ना हुआ होता तो वास्तविक होता। दाहिने तरफ बन रहा है, डॉट लाइनों का प्रयोग किया गया है, तो किस तरह से होगा, आभासी होगा। समझ में आ गया ना। तो इस तरह का प्रतिबिंब कितना हो, किस तरह का होगा, छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा, ठीक है। ऐसी अब इसके अलावा इस दर्पण में और कोई स्थिति नहीं हो सकती है, ठीक है। ध्रुव और अनंत के मध्य वाला हमेशा यूज किया जाता है। अब देखो इसके कुछ गुण और मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे कि इन दर्पणों का प्रयोग करके हम लोग कैसे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इनका उपयोग भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों दर्पणों को मैं कोशिश करूंगा एक साथ समझाने के लिए, तो उपयोग भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसका उपयोग महत्वपूर्ण है, उपयोग समझेंगे तो ये एग्जाम में मिलता है कई बार, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ये मिलता है, अक्सर मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। मैं दोनों दर्पण बना रहा हूँ, एक छोटा सा यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अवतल और उत्तल दोनों दर्पण का आभासी रूप मैंने बना दिया, ये रूप कह लीजिए बना दिया। देखते हैं क्या होगा दर्पण का उपयोग, ठीक है ना। उपयोग में क्या क्या हमको पता है, जरा ध्यान से समझो पहले, तब उपयोग देखते हैं। देखो इसमें जो किरणें समांतर आती हैं, ठीक है ना, समांतर किरणें आती हैं, वो कहाँ से, फोकस से होती हुई जाती हैं, ठीक है ना। बस इतना ही ध्यान रखो। इसका जो ये एरिया है, इसमें आपतित प्रकाश का दायरा है, वो कहीं ना कहीं क्या है, सीमित है। इस इन दो बिंदुओं से आगे, इसके आगे, यानी कह सकते हैं हम लोग कि इसमें बहुत ज्यादा प्रकाश आ नहीं पाता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रकाश का प्रवेश हो नहीं पाता है। इन दोनों के बाद की जो रेखाएं होंगी वो इन दोनों के बाद की जो रेखाएं होंगी, या जो प्रकाश किरणें होंगी, इस दर्पण को पार कर जाएंगी, इससे टकराएंगे नहीं। इससे जरा ध्यान से देखिए, इससे इन दो लाइनों के मध्य की जितनी प्रकाश किरणें होंगी वो इससे टकराएंगी, अर्थात ये बहुत ज्यादा दूर का एरिया कवर करता है, बहुत ज्यादा प्रकाश को आपतित प्रकाश हो सकता है, यानी इसका जो एरिया है वो बड़ा है, प्रकाश इस पर पड़ने का एरिया बड़ा है इसकी अपेक्षाकृत, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो, दूसरी चीज क्या है कि इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण का जितना प्रतिबिंब बन रहा था सब किस तरह का था, वास्तविक था, और किस तरह से था, बड़ा बन रहा था, आवर्धित था, बड़ा बन रहा था, ठीक है ना। जब इसके करीब आ गए थे हम लोग, फोकस और ध्रुव के मध्य आ गए थे, तब उस स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था, सीधा बन रहा था और आभासी बन रहा था, ठीक है। वही एक स्थिति मैं यहां लिख दे रहा हूं, बड़ा, सीधा और आभासी। यही स्थिति इसके उपयोग को जो है दर्शाती है, जो डॉक्टरी उपयोग, चिकित्सा उपयोग में करते हैं। जब ये देखो, जब इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, तो जो छोटी चीजें हमको देखनी होंगी आवर्धन के रूप में, जब भी लेंस एक तरह से आवर्धन का उपयोग करना होगा, वस्तु को बड़ा करके देखना होगा, तो क्या होगा, इसका उपयोग कर लेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग कर लेंगे। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, मैं इधर अवतल उत्तल दोनों लिख दे रहा हूँ। अवतल वाले में कौन यूज करेंगे, दंत चिकित्सक यूज करते हैं। कौन से लोग, दंत चिकित्सक, ठीक है ना। अवतल वाले को दंत चिकित्सक यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है,
गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, जरा ध्यान से देखो इसको, हेडलाइट में कैसे उपयोग करते हैं, एक बार समझ जाओगे तो फिर ये कभी आपको ना किसी ट्रिक की आवश्यकता होगी और ना ही कभी बार बार रटने की आवश्यकता होगी कि भैया ये कैसे होता है। देखो जो भी यहाँ सपोज यहाँ फोकस पर हमने एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, आप देखते हैं हमने गाड़ी से ऐसा बल्ब निकाल करके यहाँ लगा दिया गया होता है। मैं बल्ब का आकृति ही बना दूंगा आप लोगों को समझने के लिए। ऐसे करके लगा दिया गया होता है ना। अब यहाँ से जो प्रकाश चलेंगे जरा ध्यान से देखिए, जितने भी प्रकाश यहाँ से उत्सर्जित होगा इस दर्पण से परावर्तित होगा और क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब फोकस पे रखा गया है तो यही तो प्रक्रिया होगा भैया, मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। और ऐसी स्थिति में देखिए जरा ध्यान से, ये किसका निर्माण कर रहे हैं, एक बीम का निर्माण कर रहे हैं। किसका, बीम का निर्माण कर रहे हैं। और जब आपको पता है जब प्रकाश किरणें बीम रूप में होती हैं, सीधी लाइन में चली जाती हैं तो दूर तक जाएंगी, अगर तिरछा होगा तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जमीन पर टकरा जाएगा। तो जब बीम रूप में आती हैं तो दूर तक जाती हैं। इसीलिए हमेशा गाड़ियों के कहाँ, हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में उपयोग होते हैं। ठीक है ना, वाहनों के हेडलाइट में उपयोग होते हैं। इसके अलावा सोलर कुकर में यूज किया जाता है, जो भी सोलर जिससे बड़े बड़े तेल के पात्रों को गर्म करना होता है, कारखानों वगैरह में यूज किया जाता है। तो क्या होता है, बहुत बड़ा सा दर्पण रहता है, इसी तरह का अवतल दर्पण रहता है और फिर वस्तु को इसके फोकस पर रख दिया जाता है। जिस भी वस्तु को गर्म करना होता है इसके फोकस पर रख दिया जाता है। सपोज यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दिया जिसको तेल का कढ़ाया बड़ा सा गर्म करना था, सोलर कुकर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया जिसको हमें हीट करना होगा। अब ये जो किरणें आएंगी वो क्या होंगी, परावर्तित होने के पश्चात एक जगह फोकसित हो जाएंगी। ठीक है ना, एक जगह इसी पर सभी किरणें पड़ेंगी तो इनकी गर्मी इसमें जाने लगेगी। तो इस तरह से सोलर उपकरणों में यूज किया जाता है। मैं लिख दे रहा हूं, सोलर उपकरणों में। ठीक है ना, कुछ लोग सोलर भट्टी वगैरह सब अलग अलग जितने भी सोलर के यूज होते हैं वो इसमें प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले दर्पण के, जो हमारे पास उत्तल दर्पण है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण इस पर आएगी समांतर, जो भी किरणें आएंगी वो कहां से होकर जाएंगी, देखो बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत हो रही है ना, बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जरा ध्यान से देखो, हमें कौन से इस ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जहां प्रकाश को फैला रहा होगा तो वो कहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट भी यूज कर सकते हैं। भाई स्ट्रीट खंभे पर तो ऐसे ही तो एक यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया जाता है, तो इसको दूर थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करना होता है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका उपयोग अगर लिखना चाहें, इसको मैं मिटा करके और लिख दूं, अवतल की जगह उत्तल लिख दूं, उत्तल दर्पण का उपयोग हमको करना है। तो पहला कौन सा होगा, स्ट्रीट लाइट लिख सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रीट लाइटों में लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा चीज देखिए जरा ध्यान से, मैं तब तक इरेज कर लेता हूं। दूसरा उपयोग क्या हो सकता है, ठीक है, तो एक उपयोग हो गया कि स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं जिससे कि प्रकाश दूर तक फैला रहे। दूसरा उपयोग क्या करते हैं, जब हमने देखा कि इसका उपयोग ये दूर तक कवर करता है, इसका मैंने देखा कि ये जो आपतित प्रकाश है ये ज्यादा दूर तक आ सकता है और इसका छोटा सा प्रतिबिंब भी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, सॉरी आभासी बन रहा है, और किस तरह का बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो इसका अर्थ है कि जब पीछे से चीजें आ रही होंगी, इस तरफ से जो चीजें आ रही होंगी उनका सीधा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और हमको क्या पता चलेगा कि हाँ चलो ये वही एज इट इज दिखाई देगा, कह सकते हैं एज इट इज दिखाई देगा।
तो इसे हम लोग इसीलिए वाहनों में यूज करते हैं। वाहनों में कहाँ यूज करते हैं? पीछे देखने हेतु, पीछे देखने हेतु उपयोग करते हैं, ठीक है ना। कहाँ उपयोग करते हैं? पीछे देखने हेतु, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, बगल बगल जो लगाते हैं ना गाड़ी, भाई गाड़ी में 2 शीशा बगल बगल लगाया जाता है इसीलिए कि हम देख सकें कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। और जब प्रतिबिंब उसका सीधा बनता है तो हमें दिखाई देता है कि हाँ चलो जो गाड़ी आ रही है वही दिखाई देती है, नहीं पता चले कार आ रहा हो और आपको कुछ और दिख जाए, या जान ही ना पाओ कि प्रतिबिंब भैया क्या बना दिया, पता नहीं कुछ क्या आ रहा है, कुछ समझ में ही ना आए, ठीक है। पता चले कि आपको प्रतिबिंब उल्टा करके दे दिया तो कार जो है आ रहा था इधर से सीधा, समझा, ठीक है, कार सीधा चलते हुए आ रहा था और आपको दिखाई दे गया उल्टा, ठीक है। तो आपको लगा कि भैया ये तो उल्टा पड़ा हुआ है, कहाँ से आ रहा होगा आके, फिर मामला गड़बड़ कर जाए, ठीक है। तो 2 उपयोग मैंने बता दिया। इस तरह की चीज़ों में उपयोग किया जाता है जहाँ भी दूरी ज़्यादा कवर करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करना होता है, वहीं पर हम लोग इस तरह के दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जहाँ भी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम होता है वहाँ हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो उपयोग समझ में आ गया, उपयोग पढ़ लिया हमने, प्रतिबिंब बनाया लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि इन प्रतिबिंबों को बनाने के लिए कुछ मुख्य महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप उनके बारे में जानेंगे तभी दर्पणों के सूत्र को भी जान पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। तो ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, इन नियमों के लिए चिन्ह परिपाटी नाम दिया गया है। क्या? चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। अब देखो ये चिन्ह परिपाटी किसी भी दर्पण के लिए, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है ना, किसी भी दर्पण के लिए हमेशा लागू होता है। ऐसा नहीं है कि उत्तल के लिए अलग नियम होगा, अवतल के लिए अलग नियम होगा, सभी दर्पणों के लिए समान नियम होता है, ठीक है। अब देखो जरा इसमें ध्यान से देखो, मैं अवतल दर्पण लेकर बना रहा हूँ, उत्तल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी दर्पण को, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी दर्पण को ले लीजिए, गलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये M1 M2 2 सिरे हो गए इसके। मैंने यहाँ फोकस भी बना दिया, सेंटर भी बना दिया। इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसके आगे भी बन सकता है प्रतिबिंब एक कंडीशन में, जब वस्तु यहाँ पर होगा तब, ठीक है ना। मैं 2 कंडीशंस लिख दे रहा हूँ, एक यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, जब वस्तु को इस तरफ रखते हैं, यानी सभी प्रकाश किरणों को, जो आपतित प्रकाश किरणें होती है, आपतित माने कहाँ? दर्पण पर आपतित, वस्तु पर आपतित कभी ना समझिएगा। दर्पण पर जो आपतित प्रकाश किरणें होती हैं वो हमेशा मैंने बाएं से दाएं खींचा है। तो पहला नियम क्या होगा, जो आपतित प्रकाश किरणें हैं, आपतित प्रकाश किरणें सदैव बाएं से दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ, ठीक है ना, हमेशा बाएं से दाएं तरफ ही चलना है आपतित प्रकाश किरणों को। अच्छा, इससे क्या स्पष्ट होता है, इस नियम से क्या स्पष्ट होता है, अगर दूसरा नियम कह सकें तो वो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु हमारा था, ओ डैश जो वस्तु था, वो हमेशा कहाँ होगा? दर्पण के बाएं तरफ होगा। कहाँ होगा? दर्पण के बाएं तरफ होगा। तो लिख सकते हैं वस्तु सदैव दर्पण के बाएं तरफ स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? सदैव बाएं तरफ स्थित होगा, या हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, हमेशा बाएं तरफ रखेंगे, दाहिने तरफ रखने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरफ से दर्पण पर कभी आपतित प्रकाश किरण नहीं खींचते हैं, ठीक है। 2 चीजें पता चल गई। अब देखो इसकी दूरी हम लोग कैसे नापते हैं। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो नापने का तरीका क्या होता है, ये जो बिंदु होता है ये वाला,
इसको हमेशा रेफरेंस मानते हैं, या इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये एक तरह से किसका निर्माण कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस का निर्माण कर रहा है ना, ये एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, समतल का निर्माण कर रहा है। तो इधर वाला हिस्सा तो पॉजिटिव होगा भैया, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, बाएं तरफ आएंगे तो नेगेटिव होगा, नीचे जाएंगे तब भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा हम लोग इस ध्रुव को रेफरेंस मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, मुख्य बिंदु मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे, और यहीं से हमेशा चाहे इधर चलना होगा चाहे इधर चलना होगा नापेंगे, सभी दूरियां ध्रुव से नापना शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ से हमने वस्तु की स्थिति को नापा, यहाँ से वस्तु की स्थिति को नापा कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, तो इसको U से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की स्थिति किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं, और U हमेशा किस में होगा, ऋणात्मक होगा। तीसरा नियम, वस्तु की स्थिति हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि दाहिने तरफ तो रखेंगे नहीं ना, तो जब दाहिने तरफ रखेंगे नहीं तो हमेशा ये एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वाले पर है तो नेगेटिव ही होगा हमेशा। वस्तु की स्थिति चाहे जिस कंडीशन में आप पढ़ लीजिए वो ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। दूसरा कि जब हमने इस कंडीशन में प्रतिबिंब बनाया था तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था, ठीक है ना। तो जब यहाँ निर्माण हो रहा था तो ये प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा V से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, प्रतिबिंब हमेशा दोनों हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, प्रतिबिंब नेगेटिव ऑब्लिक अथवा और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि इस स्थिति में हमने देखा था नेगेटिव बना था, और इस स्थिति का जो प्रतिबिंब बनता है तो इस तरफ बनता है, दाहिने साइड बनता है, और क्या होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है ना। तो जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से तो ये जो V है, प्रतिबिंब की स्थिति है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसके अलावा क्या चीजें हैं, इसके अलावा मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं जिससे क्लियर दिखे, नहीं तो उसी में सब मिक्स हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जब वस्तु की ऊंचाई नापते हैं ना, ये वस्तु का हाइट h1 नापते हैं, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। ये किस तरह का होता है, वस्तु तो हम हमेशा ऊपर रखते हैं ना, तो जब ऊपर रखते हैं तो ये तो पॉजिटिव होगा, ऊपर रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर नीचे रख देंगे, रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन हमेशा ऊपर रखिएगा, नीचे न रखिएगा कभी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर यह मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखा हुआ है या प्रतिबिंब भी है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ये चीज नीचे बनेगा तो नेगेटिव होगा। क्लियर है ना। अगर भैया ये वाई डैश एक्सिस के समांतर होगा तो नेगेटिव ही होना है, ठीक है ना। अगर वाई एक्सिस के समांतर होना है तो पॉजिटिव होना है। तो ये कुछ नियम थे, बेसिक नियम थे जो प्रतिबिंब बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और आगे चल कर के जो हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़ने वाले हैं, आवर्धन का सूत्र पढ़ने वाले हैं, आवर्धन भी बताएंगे कि ये वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा छोटा क्या हो रहा है, तो उस सूत्र से भी समझ जाएंगे कि वस्तु को क्या करेगा, आवर्धित करेगा, ठीक है, बढ़ा देगा या घटा देगा, दोनों पढ़ेंगे। तो अब ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो चुका है। आने वाले लेक्चर्स में फिर हम लोग सूत्र पर ध्यान देंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हों उन सब पे शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए वीडियो, जिससे कि सबको लाभ हो, ठीक है। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू।